वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। हम लोगों ने जो है बिजी एक्सपर्ट सीरीज शुरू की थी रिसेंटली, जिसमें एक पहला वेबिनार हमने किया था विद सीए अभिषेक मित्तल, जिसमें हमने आईटीसी रिवर्सल अंडर जीएसटी कवर किया था। सो इन द सेम सीरीज वी हैव कम अप विद एन अनदर वेबिनार टुडे, जिसमें हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है जीएसटी के अंदर, दैट इज द आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो नई चीज़ है, तो आप लोगों के लिए भी समझने में होगा कि इसकी लीगलिटीज़ क्या है, क्या इफ्स एंड बट्स है, इसके अंदर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको। तो वो सारा एंगल जो है सीए अभिषेक आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि पोर्टल पे फ्लो किस तरीके से, क्या क्या ऑप्शन आपको मिलेंगे, और पहले और अब में क्या चेंज आ गया है यूजिंग दिस फंक्शन ऑफ द जीएसटी पोर्टल की आईएमएस यूज करना ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अलोंग विद दैट, बिजी हैज अगेन कम अप विद द सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि वट एवर चेंजेस आर हैपनिंग इन द जीएसटी, तो बिजी हमेशा पायनियर रहा है, सबसे पहले उसको करके बिजी रहता है अपने यूजर्स को। तो सिमिलरली इसका भी रोड मैप हमारे पास तैयार है, किस तरीके से हम लोग बिजी में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड बिजी को आप सभी लोग जानते हैं ऑटोमेशन के लिए कि एक बटन दबाइए और आपका काम हो जाता है, सिंगल क्लिक पे जो है जीएसटीआर 1 सबमिट हो जाती है आपकी, रिकॉन्सिलेशन हो जाता है आपके क्रेडिट का। तो सेम फ्लो को और सेम बिजी का जो फंक्शनैलिटी है उसको मेंटेन करते हुए आईएमएस के अंदर भी हम लोग ऑटोमेशन को लेके आए हैं। और सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी इस फीचर को आप सभी को देने के लिए। तो मैं अभी हैंड ओवर करूंगा सी अभिषेक को, जो आप लोगों को सारी फंक्शनैलिटीज इसकी एक्सप्लेन करें। ओवर टू अभिषेक जी। First of all, thank you, Kamal ji, for providing me with another opportunity to discuss one more topic before your wonderful audience. Now, as you all must be aware, जीएसटीएन ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 एक और नई फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई है अपने पोर्टल पे, known as Invoice Management System or IMS. This system enable the taxpayer to address the invoice corrections and match their invoice with that of supplier. Please note, आपका जो क्रेडिट जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा वो आप कुछ हद तक आईएमएस से कंट्रोल भी कर सकते हैं। दस, अगर आप आईएमएस का इफेक्टिवली यूज करते हैं, आप अपने आईटीसी अवेलमेंट को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जैसा कि कमल जी ने कहा, ये मैंडेटरी है या फिर नहीं है। आईएमएस सिस्टम मैंडेटरी नहीं है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला, आप अपने आईटीसी को अगर स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो आईएमएस यूजफुल बहुत रहेगा आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आईएमएस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम पोर्टल पे। करण जी, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। सो एज यू कैन सी, आईएमएस पहले आप एक्सेस करने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद वहां पे सर्विसेज का टैब है ऊपर, उस पे जाके आपको रिटर्न्स के टैब के अंदर ही एक आईएमएस का इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। आप अगर उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में अगर आप रेसिपिएंट है तो आपके इनवर्ट सप्लाईज करके लिखा होगा और आप इसको व्यू कर सकते हैं जो भी अपना आईएमएस सिस्टम है। एंड इन केस ऑफ सप्लायर है तो आपने जो जो इनवॉइस अपने जीएसटीआर 1 में सेव किए होंगे, उस पे क्या क्या एक्शन लिया है आपके रेसिपिएंट में, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, डायलॉग बॉक्स दिखेगा। आप जब व्यू करेंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास रिफ्लेक्ट करेगी जहां आपके पास इनवॉइसेज होंगे, बी टू बी अमेंडमेंट अगर उनपे कोई हुई हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के इनवॉइसेज। उसमें आपको दिख जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस है, उसके बाद उस पे कोई एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, या फिर क्या क्या एक्शन लिया गया है। प्लस आप इसकी पूरी एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया है पोर्टल में। तो इस तरीके से हम आईएमएस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया वेयर आईएमएस कैन बी एक्सेस्ड ओवर द पोर्टल, बट व्हाट्स द यूज ऑफ दिस फंक्शनैलिटी? वेल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आईएमएस, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आईएमएस पर कौन कौन से इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेंगे। प्लीज नोट दैट जो भी इनवॉइस आपका सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ में सेव कर लेगा, वो सारे इनवॉइस आपके आईएमएस डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं कि जो भी इनवॉइस सेव्ड, ना कि फाइल्ड, सेव भी अगर करे हैं उसने अपने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होंगे।
और उसके बेसिस पे आप 3 एक्शंस ले सकते हैं अपने उन इनवॉइसेस पर। करण जी एक बार आगे आएंगे स्लाइड में, हम 3 एक्शन दिखा देते हैं क्या क्या अवेलेबल है उसमें। तो बेसिकली आपके पास इनवॉइस पे 3 एक्शंस अवेलेबल है, दैट इज एक्सेप्टेड, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग। तो एक एक करके ये सारे एक्शन समझते हैं हम। फर्स्ट आता है एक्सेप्ट। तो जहां पे आपको लगता है आपका इनवॉइस बिल्कुल सही है, तो उस इनवॉइस को आप अपने आईएमएस पोर्टल पे एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकेंडली, रेसिपिएंट जहां भी इनवॉइस में कुछ मिस्टेक दिखती है उसको, या फिर इनवॉइस हो सकता है आपसे पर्टेन ही नहीं करता हो, गलती से आपका जीएसटी नंबर चढ़ा दिया हो, तो उस इनवॉइस को हम रिजेक्ट कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपने किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो सप्लायर के पास फिर क्या एक्शन होगा करने के लिए। वेल, इन केस इनवॉइस अभी तक सिर्फ सेव हुआ है और जीएसटी 1 फाइल नहीं हुई है, तो सप्लायर उस इनवॉइस को एडिट कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट इन केस जीएसटी1 फाइल हो चुकी है और आपने किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया है, तो उस केस में इनवॉइस या जब आपने रिजेक्ट किया तो या तो उसके पास जीएसटीआर 1A में वो अमेंड कर सकता है, या फिर सब्सिक्वेंट पीरियड के जीएसटीआर 1 में अमेंड कर सकता है, और उसके बाद आप उसके बेसिस पे एक्शन ले सकते हैं क्या वो अमेंडेड इनवॉइस सही है या नहीं है। नाउ हैविंग डिस्कस दीज टू ऑप्शंस, अब हम आते हैं पेंडिंग पे। प्लीज नोट, पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने इस इनवॉइस पे कोई भी एक्शन ही नहीं लिया। पेंडिंग भी अपने आप में एक एक्शन है जो दिखाता है कि आपने अभी इसका आईटीसी रोक के रखा है। अगर हम एक एग्जांपल ले कि सपोज आपके पास एक इनवॉइस आ गया बट अभी तक गुड्स नहीं आए हैं, तो आप उसका आईटीसी अवेल तो कर नहीं सकते। बट इनवॉइस बिल्कुल करेक्ट है, इन केस इनवॉइस करेक्ट है तो आप उसको रिजेक्ट भी नहीं करोगे, बट क्योंकि आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते तो आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। तो उस केस में आप इस पे पेंडिंग एक्शन ले लोगे। मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ, पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने इनवॉइस को कोई भी एक्शन नहीं लिया। पेंडिंग भी अपने आप में एक एक्शन है जो लेना है। इन केस आप इनवॉइस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, और जैसे कि एक्सेप्टेड जीएसटीआर 2B में फ्लो होंगे, वैसे ही जिन पे आप कोई एक्शन नहीं दे रहे जिन डॉक्यूमेंट्स पे, इसी तरीके से आपके जीएसटीआर 2B में फ्लो करेंगे। नाउ आई वांट टू टेल यू गाइस कि आप जो ये एक्शंस है वो जब इनवॉइस सेव किया है जीएसटीआर 1 में, तब से लेकर जब तक आपकी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हो जाती तक ले सकते हैं। आप एक्शंस जो है मल्टीपल टाइम्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले किसी को एक्सेप्ट कर दिया, फिर आपको लगा नहीं इनवॉइस गलत है, तो उसी इनवॉइस को वापस रिजेक्ट कर दिया। ऐसे करके आप मल्टीपल टाइम्स भी एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हो जाती। जिस दिन जीएसटीआर 3B फाइल हो गई उस टाइम फिर आपका वो एक्शन फ्रीज हो जाएगा। अब ये तो हमने डिस्कस कर ली ओरिजिनल इनवॉइस की बात। व्हाट इफ सप्लायर ने इनवॉइस को अमेंड कर दिया हो बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1, दैट इज पहले उसने सेव किया था इनवॉइस, उसमें उसको लगा इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है तो उसने उसको वापस से एडिट कर दिया। इन दैट केस आपको आईएमएस पे सिर्फ एडिटेड इनवॉइस ही दिखेगा, एंड जो पुराने इनवॉइस पे इन केस आपने कोई एक्शन लिया होगा ओरिजिनल इनवॉइस पे, वो वापस से रीसेट हो जाएगा। नाउ ये तो हो गई जीएसटीआर 1 को फाइल करने से पहले की अमेंडमेंट की बात। सपोज जीएसटीआर 1A के थ्रू कोई अमेंडमेंट करियो सेम पीरियड में ही आपके सप्लायर ने। जिन लोगों को जीएसटीआर 1A के बारे में आइडिया नहीं है, तो कुछ टाइम पहले एक जीएसटीआर 1A की भी ऑप्शन अवेलेबल कराई थी पोर्टल पे। उसमें क्या है कि इनकेस आपके कोई रिकॉर्ड गलत चढ़ गया है, या फिर आपने कोई रिकॉर्ड मिस कर दिया है चढ़ाना अपने जीएसटीआर 1 में, तो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू उस इनवॉइस को या तो चढ़ा सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। अगर जीएसटीआर 3B फाइल होगी फिर तो आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 में। लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप उसको अमेंड कर सकते हैं थ्रू जीएसटीआर 1A। तो इन केस अगर कोई भी इनवॉइस अमेंड होता है थ्रू जीएसटीआर 1A, तो आप जो एक्शन अमेंडेड इनवॉइस पर लोगे वो ही प्रिवेल करेगा। बट प्लीज नोट, आप अगर ओरिजिनल इनवॉइस पे पेंडिंग एक्शन ले रखा है तो आप अमेंडेड इनवॉइस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। इन केस आपने ओरिजिनल इनवॉइस पे पेंडिंग एक्शन नहीं ले रखा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया हुआ है, तब आप उसको वापस से चेंज कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो सीधा आप अमेंडेड इनवॉइस पे एक्शन ले सकते हो। अब ये तो बात हो गई सेम मंथ में अमेंडमेंट की। व्हाट इफ आपकी अमेंडमेंट हो रही है सब्सिक्वेंट मंथ में थ्रू जीएसटीआर 1। अब अगर कोई इनवॉइस नेक्स्ट मंथ में अमेंड होता है तो आप अमेंडेड इनवॉइस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल आपने ओरिजिनल इनवॉइस पर एक्शन लिया हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जीएसटीआर 1A के थ्रू जो अमेंडमेंट हुई है सेम मंथ में, उसमें तो अगर आपने पेंडिंग एक्शन ले रखे हैं ओरिजिनल इनवॉइस पे तो एक्शन नहीं ले सकते हो। बट अगर कोई सब्सिक्वेंट पीरियड में अमेंडमेंट हो रही है थ्रू जीएसटीआर 1, उस केस में जब तक आप कोई भी एक्शन नहीं लेते ओरिजिनल इनवॉइस पे तब तक आप एक्शन नहीं ले सकते हो अमेंडेड इनवॉइस पर। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जीएसटीआर 2B में
वही इनवॉइस रिफ्लेक्ट होंगे जो कि ड्यू डेट तक जीएसटीआर 1 में फाइल हो गए, जैसा सिस्टम आज भी अवेलेबल है। इन केस कोई भी इनवॉइस जीएसटीआर 1A के थ्रू अमेंड होता है तो वो नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगे, इवन दो आपने उस अमेंडेड इनवॉइस पर एक्शन बिफोर फाइलिंग योर 3B ले लिया हो, बट वो नेक्स्ट मंथ की 2B में ही दिखेंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इफ सप्लायर अमेंडेड एन फॉरवर्ड चार्ज इनवॉइस टू अ रिवर्स चार्ज इनवॉइस? अब आपने सपोज एफसीएम वाले इनवॉइस को तो एक्सेप्ट कर लिया हो, तो उस केस में आपका आईटीसी एफसीएम का रिड्यूस हो जाएगा और आपके जीएसटीआर 2B में वो एज रिवर्स चार्ज इनवॉइस दिखेगा। अब ये सारे इंट्रीगेसेस डिस्कस करने के बाद लेट अस सी कि कैसे आपके एक्शन के बेसिस पे जो भी इनवॉइस या डॉक्यूमेंट है वो जीएसटीआर 2B में कैसे फ्लो हो। प्लीज नोट, जहां भी आप इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हो वो आपके जीएसटीआर 2B में कंसीडर होगा, जीएसटीआर 2B में एज आईटीसी अवेलेबल दिखेगा एंड जीएसटीआर 3B में फिर वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इन केस आपने इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो वो आपके जीएसटीआर 2B में तो आईटीसी रिजेक्टेड दिखेगा बट जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड जिस इनवॉइस को आपने पेंडिंग छोड़ दिया था उस केस में आपके इनवॉइस कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे, जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और जो क्योंकि आपकी सपोज फाइनेंशियल 23-24 का कोई इनवॉइस है, उसके क्रेडिट लेने की लास्ट टाइम लिमिट है आपकी 30th नवंबर, तो 30th नवंबर तक ही आप उसको पेंडिंग छोड़ सकते हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पोर्टल से हट जाएगी। इसका मतलब ये है कि पेंडिंग इनवॉइस पे आपको जो भी एक्शन लेना है वो 30th नवंबर से पहले ले लो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएंगे और आपको उस पर आईटीसी अवेल ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने अगेन पहले बोला था कि पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक्शन ना लिया हो, पेंडिंग एक एक्शन है। तो इन केस आपने कोई एक्शन नहीं लिया था इनवॉइस पे, मैंने जैसे बोला वो डीम्ड एक्सेप्टेड होंगे, एंड क्योंकि वो डीम्ड एक्सेप्टेड होंगे तो वो आपके जीएसटीआर 2B में भी कंसीडर होंगे, जीएसटीआर 3B में भी ऑटो पॉपुलेट होंगे। नाउ प्लीज नोट, जस्ट लाइक अर्लियर टाइम्स, आपकी जीएसटीआर 2B विल गेट ऑटो जनरेटेड ऑन 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनवॉइस पर एक्शन नहीं ले सकते आफ्टर 14th। जैसा कि मैंने बताया, आप जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले इनवॉइस पर एक्शन ले सकते हैं। ऑल्सो एज डिस्कस्ड, इनवॉइस के एक्शन के बेसिस पर ही आपकी जीएसटीआर 2B में इनवॉइस फ्लो होगा। तो जब 14th को 2B जनरेट हो गई उसके बाद ये एक्शन का क्या, वेन विद आईएमएस आपको एक और फैसिलिटी मिलती है टू रिकम्प्यूट योर जीएसटीआर 2B। दैट मीन्स आप जो भी एक्शन लेंगे आफ्टर 14th आपको अपनी जीएसटीआर 2B रिकम्प्यूट करनी पड़ेगी, सो दैट आपकी 2B उसके अकॉर्डिंग ही जनरेट। ऑल्सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएमएस के आने के बाद आपके नेक्स्ट मंथ की 2B तभी बनेगी अगर आप अपने जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हो प्रीवियस मंथ की। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने नवंबर वाली जो जीएसटीआर 2B तो आपकी आ जाएगी 14th को, 3B आपने फाइल नहीं करी इन केस टिल 20th, तो आपके 20th भी क्या नेक्स्ट टाइम दिसंबर तक, तो आपके नेक्स्ट पीरियड की 2B जनरेट नहीं होगी जब तक आप 3B फाइल नहीं कर देते। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगी जब तक आप पिछले मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर देते। अब ये तो होगी नॉर्मल टैक्स पेयर की बात। व्हाट इफ आप क्वार्टरली पेइंग टैक्स पेयर है, उस केस में जैसे कि सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपकी 2B जो है वो क्वार्टरली बनेगी और उस हिसाब से आपको अपना 3B फाइल करनी है, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आईएमएस सिस्टम पर दिखेंगे, डैशबोर्ड पर दिखेंगे? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। जो भी आपके इनवर्ड रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस है या फिर कोई ऐसे इनवॉइस है जिसपे आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है ड्यू टू सेक्शन 16(4) या फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल, दैट इज आप लोकेटेड है किसी और स्टेट में, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई उस सप्लाई की किसी और स्टेट में पड़ती है और आपको जो आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, उस केस में वो वाले इनवॉइसेस आपको आईएमएस पर नहीं दिखेंगे। सिमिलरली कोई भी आइस गेट का डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका, जिसके बेसिस पे आप आईटीसी अवेल करते हो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे, वो आपको आईएमएस पर नहीं दिखेंगे। आपके आईएसडी के या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोगों, ये लोग जो आपको डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, ये आपके आईएमएस डैशबोर्ड पर नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। लास्टली, जहां भी आपको कोई भी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है अंडर रूल 37A, दैट इज आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दी बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, तो एज पर रूल 37A आपको 30th सितंबर तक अगर वो जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होती है तो अपना क्रेडिट रिवर्स करना है एंड आप उस क्रेडिट को रीअवेल कर सकते हो जब भी वो फाइल कर दे। तो जब आप रीअवेल करने जाओगे वो डॉक्यूमेंट आपको आईएमएस पर नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी जब उसने जीएसटीआर 1 में वो डॉक्यूमेंट चढ़ाया होगा वो आपके आईएमएस पोर्टल पर आ गए। तो ये सारे इनवॉइसेस
डॉक्यूमेंट्स है जो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है कि आईएमएस पर तो इनवॉइस सेव होने पर दिखेगा, या जीएसटीआर 2B भी उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नो। आईएमएस पर आपको इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जब जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस सेव्ड होंगे, बट जीएसटीआर 2B में आपको इनवॉइस तभी दिखेंगे जब जीएसटीआर 1 फाइल हो जाएगी। तो इन केस आपके किसी सप्लायर ने सेव तो कर दिया डॉक्यूमेंट आईएमएस पर, बट ड्यू डेट तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी है, तो वो इनवॉइस आपको अपने जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो अपना क्रेडिट है वो आईएमएस के 2B के बेसिस पे ही लेंगे, तो उस इनवॉइस का क्रेडिट भी नहीं ले सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ एक्शंस बी टेकन ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स? नहीं, कुछ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिस पर आप पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ये पेंडिंग एक्शन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। मेनली ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपका क्रेडिट रिड्यूस होता है। एज पर द एडवाइजरी इशूड बाय जीएसटीएन, ये फॉलोइंग टाइप के 4 डॉक्यूमेंट्स है जिस पर आप पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकते हैं। ओरिजिनल क्रेडिट नोट, पेन, आपका अगर कोई सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है तो उससे आपका आईटीसी रिड्यूस होता है, दस आप क्रेडिट नोट पर पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकते हैं। सेकेंड इज अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, इसका मतलब है जो अमाउंट ओरिजिनल क्रेडिट नोट पर मेंशन था उसे आपके सप्लायर ने इंक्रीज कर दिया हो, अगेन इससे आपके क्रेडिट का रिड्यूस होगा, तो इस पर भी आप पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकते हैं। थर्ड इज डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, आप सोच रहे होंगे इससे तो क्रेडिट इंक्रीज होगा, तो इस पर पेंडिंग एक्शन क्यों नहीं ले सकते? इस डॉक्यूमेंट में पेंडिंग एक्शन तब नहीं ले सकते अगर आपने ओरिजिनल क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया हो। इस नोट जहां आपने ओरिजिनल क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया तो आपने अपना आईटीसी रिड्यूस नहीं करा। तो जिस केस में आपके सप्लायर ने उस रिजेक्टेड क्रेडिट नोट को अमेंड करके रिड्यूस कर दी वैल्यू, तो उतने से तो आपका आईटीसी रिड्यूस हो जाएगा। तो क्योंकि आपका आईटीसी उतने से रिड्यूस हो रहा है तो उसको भी आप पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। सेकेंड इज डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट। वेल, इस केस में भी आप पेंडिंग एक्शन तब नहीं ले सकते अगर आपने ओरिजिनल इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया हो, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस को एक्सेप्ट करने का मतलब आपने पूरा क्रेडिट ले लिया। उसके बाद अगर आपके सप्लायर ने अमेंड किया, डाउनवर्ड अमेंडमेंट करी, तो उसने उसको रिड्यूस कर दिया आपके टैक्स को, इसका मतलब आपका आईटीसी भी रिड्यूस हो गया। तो अल्टीमेटली जब आपका आईटीसी रिड्यूस हो गया तो आप उसको भी पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। तो बेसिकली 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, क्रेडिट नोट, उसके बाद अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट जहां पे आपने क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया ओरिजिनली, एंड अब डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट जहां आपने ओरिजिनल इनवॉइस या डेबिट नोट एक्सेप्ट किया था। इन 4 डॉक्यूमेंट से पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकते। आफ्टर डिस्कसिंग एंट्री केसेस ऑफ आईएमएस, अब हम लास्ट में कुछ 3-4 केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी है एक्शन ऑन क्रेडिट नोट वेयर आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन रिवर्स्ड। सपोज आपने किसी इनवॉइस पर क्रेडिट नहीं अवेल किया था ड्यू टू सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, रूल 42, रूल 43 एक्सेट्रा। आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर दिया एंड वो क्रेडिट नोट जेन्युइन है। सपोज आपकी वैल्यू उसने कम कर दी बट आईटीसी आपने वेल नहीं किया तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बट क्रेडिट नोट इज जेन्युइन। तो क्या इन दैट केस आपको वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करना चाहिए? वेल, द आंसर इज यस। आप उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करोगे, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 3B में अपना क्रेडिट रिवर्स करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो क्रेडिट रिवर्स कर चुके हो। कमिंग टू द सेकंड केस स्टडी, एक्शन ऑन अपवर्ड अमेंडेड इनवॉइस या फिर डेबिट। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? एज पर द एफएक्यू रिलीज्ड बाय जीएसटीएन, अपवर्ड अमेंडेड इनवॉइस या डेबिट नोट पर भी एक्शन तब तक नहीं ले सकते तब तक कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल ना करती हो। अपवर्ड अमेंडेड इनवॉइस के केस में अगर वो इनवॉइस या डेबिट नोट सिर्फ सेव हुआ है, जीएसटीआर 1 में फाइल नहीं हुआ है, तो आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। इसलिए केस स्टडी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट केस स्टडी, व्हाट टू डू अगर आपके सप्लायर ने गलत इनवॉइस को अमेंड करने की जगह उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर दिया। प्लीज नोट कि आईएमएस पर क्रेडिट नोट की कोई लिंकेज नहीं है इनवॉइस के साथ, एंड विदाउट दिस लिंकेज पोर्टल कैन नॉट नो कि आपने ओरिजिनल इनवॉइस एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट। केस आपने ओरिजिनल इनवॉइस एक्सेप्ट किया था, उस केस में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि आपने इनवॉइस एक्सेप्ट किया, क्रेडिट पूरा लिया, जब आपका क्रेडिट नोट आया तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्रेडिट रिड्यूस कर लिया, इनवॉइस अमेंडमेंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस आपने अपना ओरिजिनल इनवॉइस को रिजेक्ट कर लिया था, तो उसका मतलब है आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेल नहीं किया। नाउ अगर आपका सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है, इवन दो मिस्टेक तो करेक्ट हो गई उस क्रेडिट नोट से,
बट आपके क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करने से आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो एक तो आपने पहले ही जब इनवॉइस को रिजेक्ट किया तब अपना आईटीसी नहीं लिया। सेकेंडली जब क्रेडिट नोट इशू हुआ तो आप वापस से अपना आईटीसी रिड्यूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपको ओरिजिनल तो क्रेडिट मिला ही नहीं जितना मिलना चाहिए था, इवन तो इनवॉइस अमेंड हो गया। इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट नोट को भी रिजेक्ट करेंगे एंड अपने सप्लायर से डिस्कस करेंगे कि आप वो क्रेडिट नोट ना इशू करके प्रॉपर इनवॉइस की अमेंडमेंट करें थ्रू जीएसटीआर 1, क्योंकि इन केस वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा तो उससे आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो कमिंग टू द लास्ट केस स्टडी, ये कोई केस स्टडी नहीं है, बट इसको यहाँ इसलिए कवर किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू कि आप इनवॉइस रिजेक्ट बहुत कॉशियसली करें, बिकॉज दैट मीन्स आप अपना क्रेडिट लेट गो कर रहे हैं। सपोज आप किसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 इनवॉइस को अक्टूबर वाले रिटर्न फाइल होने से पहले गलती से रिजेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स अगर आपने उस रिजेक्टेड इनवॉइस के बेसिस पर जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दी तो आप उस इनवॉइस का कभी भी क्रेडिट नहीं ले सकते। प्लीज, अपने किसी इनवॉइस को अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले उसको वापस से क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसका क्रेडिट लेट गो हो जाएगा। आप मल्टीपल एक्शंस ले सकते हो, तो आपको दिखा कि आपने कोई गलती से रिजेक्ट कर दिया था तो उसको वापस एक्सेप्ट कर लो जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले, बट डू चेक इट वंस अगेन। तो अगेन अगर मैं शॉर्ट में ये समझाऊं तो एक्शन ऑन क्रेडिट नोट वेयर आईटीसी ऑलरेडी रिवर्स में, जहां आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो अपने आईटीसी को और आप बेसिकली क्रेडिट नोट इशू कर रहा है आपका सप्लायर, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो बट आप उसका क्रेडिट रिवर्स ना करिए। एक्शन ऑन अपवर्ड अमेंडेड इनवॉइस, इसमें आप एक्शन तभी ले सकते हैं जब जीएसटीआर 1 फाइल हो गई हो, सेव ना हुई हो। बट इनवॉइस को अमेंड किया है थ्रू क्रेडिट नोट, उसमें अगर आपने इनवॉइस को रिजेक्ट कर रखा है तो क्रेडिट नोट को रिजेक्ट करो और अपने सप्लायर को बोलो कि वो इनवॉइस अमेंड करे, क्रेडिट नोट इशू ना करे। एंड फोर्थ, कोई भी इनवॉइस रिजेक्ट किया है तो आप जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले उसको एक बार प्लीज वापस से चेक कर लो। Now, having discussed all the case studies, invite Karan to take the lead and discuss how Busy can be helpful in managing this invoice management system. Over to you, Karan. क्यों अभिषेक, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी हमें पता चल गई कि आईएमएस क्या है, कैसे एक्शन लेना है, क्या क्या एक्शन लेना है। अभी बात करते हैं कि बीसी कैसे हेल्प करेगा हमें इस चीज को ऑटोमेट करने में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बीसी हमेशा से ही कॉम्प्लायंस के जीएसटी की बात करें उसमें नंबर 1 रहा है और हर चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश करता रहा है कि जितना हो सके हम सारी चीजों को ऑटोमेट कर सके कि हमारे यूजर्स को ज्यादा मैनुअल एफर्ट्स वगैरह ना करना पड़े। तो इसके लिए भी बीजी के पास रोड मैप रेडी हो चुका है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि क्या बीजी में हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अभी एक नई चीज आ गई आईएमएस, हमें पोर्टल पे जाना पड़ेगा, हमें सारे इनवॉइसेस को बताना पड़ेगा। हम रिकंसिलेशन करते थे, अभी एक और चीज आ गई आईएमएस, पोर्टल पे जाना पड़ेगा और सारे इनवॉइसेस में स्टेटस स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है या पेंडिंग छोड़ना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि बीजी के अंदर ही ये ऑप्शन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। आपको कुछ भी मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको पोर्टल पे जाना है। तो कैसे हैंडल करेंगे ये ऑटोमेट प्रोसेस बीजी में आपको मिलेगा? तो आंसर बिल्कुल कि आपको बिल्कुल ये बीजी के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जीएसटीआर 1, 2A, 2B को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपल रिकंसाइल कर सकते हैं। तो सेम उसी बेसिस पर हम लोग एक आईएमएस का भी फॉर्म रेडी करेंगे बीजी के अंदर, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा बीजी के अंदर। उसमें भी सिंपल आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और आपकी आईएमएस की जो भी जेसन फाइल होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम लोग बीजी की स्क्रीन पे समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फ्लो समझ लेते हैं कि क्या होगा बीजी के अंदर फ्लो। इसमें भी सबसे पहला यही है कि आपको सबसे पहले आईएमएस की जेसन फाइल डाउनलोड करना होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ की 14 के बाद आपकी जनरेट हो जाएगी। जीएसटीआर 1 चली जाएगी, जीएसटीआर 1 के बाद 14 तारीख के बाद आपकी ये आईएमएस की जेसन फाइल रेडी हो जाएगी, जो कि आप सिंपल बीजी से ही डाउनलोड कर सकते हैं। देन आफ्टर इससे होगा क्या, बीजी के अंदर ही आपके आईएमएस की जितने भी इनवॉइसेस होंगे और बीजी के इनवॉइसेस कंपेयर करके शो होने लगेंगे बीजी के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस स्पेसिफाई करेंगे कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग छोड़ना है। वो सारे ऑप्शंस आपको बीजी के अंदर ही अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद आपके पास नीचे 2 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला जनरेट आईएमएस, एक बटन होगा, आप जनरेट आईएमएस पे क्लिक करेंगे, जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगी। जो भी स्टेटस आपने बीजी के अंदर बताया होगा वो सारा स्टेटस आपका पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होगा कंप्यूट जीएसटीआर 2B का। पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जीएसटीआर 2B के इस स्टेटस के बेसिस पर रीजनरेट हो जाएगी, यानी रिकैलकुलेट कर लेगा वो, कि जो उसको आपने रिजेक्ट कर दिया उसको वो उसमें कैलकुलेट नहीं करेगा। और फिर उसी के बेसिस पे आपकी जीएसटीआर 3B भी ऑटो पॉपुलेट होकर रेडी हो जाएगी। तो ये कुछ फ्लो होगा बिजी के अंदर जो कि हम लोग बहुत जल्द अपने यूजर्स के लिए लाने वाले हैं। अगर बिजी की स्क्रीन पे भी देखें तो सेम है, जैसे हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं, आप लोग बिजी में देखते हैं। बिजी के अंदर ये पहले से ऑप्शन एक इससे मिलता जुलता एक ऑप्शन अवेलेबल है बिजी के अंदर, जिसको हम लोग मंथली आईटीसी टैगिंग बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन था, जिसके बेसिस पर हम लोग अपना इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो कई सारे अकाउंटेंट और कई सारे सीएज और कई सारे यूजर्स भी हमारे इस फीचर को यूज करते हैं। तो उनके माइंड में भी एक क्वेश्चन होगा कि अभी आईएमएस आ गया तो पहले हम लोग आईएमएस के अंदर स्टेटस बताएं, फिर आईटीसी टैगिंग के अंदर भी स्टेटस बताना पड़ेगा क्या? तो आपको बता दें, एक बार फिर से फ्लो समझ लेते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से कि आप यहाँ से अपने आईएमएस की जेएसएन फाइल डाउनलोड कर लें और फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस बता दें। बेसिकली ये एक मैं वैसे बता रहा हूँ, अलग से एक पूरा फॉर्म आएगा जहाँ पे आप देख पाओगे। तो जिस तरह से हम लोग 2A और 2B का रिकंसिलेशन करते हैं, सेम वैसे ही आईएमएस को भी आप कंपेयर कर पाओगे कि आपके बिजी के अंदर कौन से इनवॉइस है और पोर्टल पे कौन कौन सा इनवॉइस आया हुआ है, वो कंपैरिजन के साथ आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टेटस स्पेसिफाई करेंगे, जैसे ही आप स्टेटस एक्सेप्ट बताते हैं या रिजेक्ट बताते हैं या पेंडिंग बताते हैं, सेम उसी के बेसिस पर ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2B जो आईटीसी की टैगिंग है उसमें भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। वो अपडेट होने से आपके बिजी के अंदर भी जो 3B बनेगी वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, और वैसे ही जैसे ही आप कंप्यूट करेंगे जीएसटीआर 2B, वैसे ही पोर्टल पे भी आपकी जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। एक छोटा सा फ्लो है जो कि बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बिजी के अंदर। बहुत जल्द ये फ्लो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कुछ 3-4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप लोग इजीली बिजी में भी आईएमएस को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी आईएमएस की जेएसएन फाइल डाउनलोड करना होगा, वो भी बिजी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। क्या होगा कि आपके सारे इनवॉइसेस बिजी के अंदर शो हो जाएंगे। आप उसको स्टेटस स्पेसिफाई कर पाएंगे कि ये एक्सेप्ट करना है, आपको रिजेक्ट करना है या पेंडिंग छोड़ना है इसको, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला जनरेट आईएमएस। जैसे ही आप आईएमएस जनरेट पर क्लिक करेंगे, वैसे ये सारे स्टेटस जो कि आपने बीसी के अंदर बताए वो सब कुछ आपके पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपके पास कंप्यूट जीएसटीआर 2B। आप जैसे ही जीएसटीआर 2B कंप्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटीआर 2B रिकैलकुलेट हो जाएगी। उसी के बेसिस पे आपकी 3B भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। सेम बिजी में ही आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं और ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टल पे जो भी स्टेटस वगैरह अपडेट होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो था फ्लो अपना बिजी के अंदर की कैसे हमें करना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? हम लोग बिजी यूजर हैं, हम लोग ये आईएमएस फीचर को यूज करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप बिजी में ही रहकर आईएमएस की जेएसएन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस हम सोच लेते हैं कि हम मैनुअल करेंगे, अगर हम लोग पोर्टल पे जाके ये सारे प्रोसेस को करें, सबसे पहले आपको एक एक इनवॉइस को पोर्टल पे जाके मैच करना पड़ेगा और वहां पे स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हर मंथ के एंड में करना है आपको, मींस हर मंथ के 14 तारीख को आपको ये प्रोसेस करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो आपको ये प्रोसेस कहीं ना कहीं फॉलो करना ही है। इसके लिए बिजी नहीं, आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा ऑटोमेटेड कि आप सिंपल जेएसएन फाइल डाउनलोड करिए, तो आपका कहीं ना कहीं पोर्टल पे जाने का जो टाइम है और 1 बाय 1 मैनुअल करने का जो प्रोसेस है वो सब कुछ आपका बच जाएगा और कहीं ना कहीं टाइम आपका सेव होगा। आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बिजी में ही रह के डाउनलोड करिए और सब कुछ मैप कर लीजिए, जो कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा बहुत जल्द। इसी में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप स्टेटस बता सकते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग छोड़ना है, वो भी ऑप्शन आपको डायरेक्टली बिजी के अंदर ही मिल जाएगा। आपका टाइम बहुत सेव होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिजी में कई सारे ऑटोमेटेड प्रोसेस हैं जीएसटी को लेकर। हम लोग ई वे बिल की बात करें, ई इनवॉइस की बात करें, कंसिलेशन की बात करें, आपको किसी पार्टी का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक करना है, जीएसटीआईएन से पार्टी क्रिएट करना है, तो कई सारे ऐसे प्रोसेस फैसिलिटी बिजी के अंदर अवेलेबल है जो कि आपके टाइम को बहुत सेव करती है। एक ये भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर कि इसके थ्रू भी आपका टाइम बहुत सेव होगा। कोई मैनुअल एफर्ट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। कंपेयर करके इनवॉइसेस शो हो जाएंगे, आपको सिंपल स्टेटस बताना है,
मैच कर रहे हैं उसमें एक्सेप्ट, कुछ गड़बड़ लग रहा है उसको आप करेंगे और उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और जो आपको नहीं मिल रहे हैं उसको आप पेंडिंग छोड़ देंगे। सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, जिससे आपका मैनुअल एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेव होगा। लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंप्यूट जीएसटीआर 2, वो भी बिजी के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा। आपकी आईटीसी टैगिंग भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी, आपकी 3B भी उसी बेसिस पर रेडी होती जाएगी, और सेम पोर्टल पे भी आप मतलब बिजी में जैसे ही आप कंप्यूट करेंगे जीएसटीआर 2B को, सेम वैसे ही बिजी पोर्टल पे भी ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B की फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस था। जैसे ही हम लोग अपडेट लाएंगे, वापस से एक वेबिनार करेंगे जिसमें आपको पूरा फ्लो समझाएंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि जो भी यूजर 11.4 अभी तक अपडेट नहीं किया है, 11.4 ऑनवर्ड्स, प्लीज आप उसको भी अपडेट कर लें, क्योंकि 11.4 से पहले अगर कोई रिलीज यूज कर रहे हैं तो वहां पे जीएसटी की सर्विसेज नहीं चलेगी। तो प्रॉब्लम ना है उसके लिए आप पहले से ही अपडेट कर ले, 11.4 ऑनवर्ड्स अपने बीजी को अपडेट कर ले। ये था अपना आईएमएस। क्या लीगैलिटीज थी वो अभिषेक सर ने आपको बता दिया, और क्या बीसी में आने वाला है, कैसे किस फ्लो में आएगा, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अभी कोई क्वेरी है तो आप Q&A में कर सकते हैं हमारे साथ। कमल सर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज। थिंक करण, ये जो बिजी का ऑटोमेशन का फीचर है, दिस इज रियली वंडरफुल। जैसे हम लोगों ने की फीचर जीएसटी के दे रखे, आई थिंक सेम लाइन में हम लोग इसको भी रोल आउट करेंगे। तो इट इज रियली गोइंग टू बी टाइम सेवर फॉर आवर कस्टमर्स। क्वेरीज कुछ आई हुई है हमारे पास। एक बार आप करण अभिषेक जी से ये क्वेरी डिस्कस कर लीजिए। अभिषेक जी, एक क्वेरी मेरे पास आई हुई है इसमें। एक यूजर है जो जानना चाह रहे हैं कि ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल होता है अगर ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो इसमें कोई ऐसा सेग्रीगेशन तो नहीं है कि ई इनवॉइस का ही डेटा आएगा या विदाउट ई इनवॉइस का ही डेटा आएगा आईएमएफ के अंदर, या ऑल द डेटा विल बी ट्रांसफर टू द नहीं, आईएमएस पोर्टल? उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं। जैसा मैंने बोला, अगर जीएसटीआर 1 में सेव कर दिया है, चाहे उस इनवॉइस पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल था या नहीं था, सबको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इसलिए जीएसटीआर 1 में अपना इनवॉइस सेव करती है, वो सारा आपके आईएमएस पर दिखेगा। अभिषेक जी, आप देखिए Q&A का आपको ऑप्शन दिख हाँ, रहा मेरे को होगा। दिख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। आप जो रिलेवेंट क्वेश्चन है उसके आंसर आप एक बार दे दीजिए। एक क्वेश्चन है हमारा, एनी सेल्स इनवॉइस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज फाइल्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो बेसिकली इसमें कोई भी इशू नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया, अगर उसने वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्होंने इस बार नवंबर वाली रिटर्न में दिखा, तो आपके आईएमएस पर दिखेगा वो इनवॉइस। अगर आपके हिसाब से इनवॉइस सही है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उसका क्रेडिट अवेल करो, क्योंकि क्रेडिट अवेलमेंट की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो कोई इशू नहीं है। केस अगर सपोज आपको लगता है उसने इनवॉइस गलत करा है, तो आप उस इनवॉइस को चेक करने की बजाय आप अपने सप्लायर से बात करो, उनको बोलो कि वो जीएसटीआर 1A के थ्रू इनवॉइस को अमेंड कर ले। जीएसटीआर 1A के थ्रू भी नहीं, इनफैक्ट आप आज ही अपने सारे सप्लायर से कांटेक्ट कर लो, सारी रिकंसिलेशन करा लो, क्योंकि आपके जीएसटीआर 2B में भी नहीं दिखेगा अगर जीएसटीआर 1A के थ्रू हुआ तो सारी रिकंसिलेशन कराओ। आज ही अपने सप्लायर को कांटेक्ट करो कि इनवॉइस की डिटेल जरूर चढ़ाए, क्योंकि इन केस वो गलत चढ़ जाती है फिर आपके आईटीसी में दिक्कत आ जाती है। सारी डिटेल सही है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और क्रेडिट अवेल करो। इसको पेंडिंग भी नहीं छोड़ना। रीजन भी जैसे मैंने बोला, 30 नवंबर के बाद पेंडिंग वाले इनवॉइस चले जाएंगे पोर्टल से, तो पेंडिंग भी नहीं छोड़ना, रिजेक्ट भी नहीं करना। आज ही कांटेक्ट करके सही डिटेल्स चढ़वाए और उसको फिर एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस एंड रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस? इवन दो ये रेलिवेंट है हमारे आज के वेबिनार के लिए, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर मैं जो भी हमारे यूजर हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट हमें तब फाइल करनी है अगर मैंने कोई भी आरसीएम का क्रेडिट जो वेल किया है और जो लाइबिलिटी पे करी है उसमें कोई मिसमैच हो। इन केस दोनों में कोई मिसमैच ही नहीं है तो मेरे को ये स्टेटमेंट फाइल करने की नीड नहीं है। सेकेंडली, अगर मैंने जान के अपना कुछ क्रेडिट अवेल नहीं किया क्योंकि वो क्रेडिट इनएलिजिबल था, उस केस में भी मेरे को अपनी वो स्टेटमेंट भरने की जरूरत नहीं है। उन केसेस में मेरे को अपने स्टेटमेंट फाइल करने की नीड नहीं है। अदरवाइज अगर कोई मिसमैच है और जेन्युइन मिसमैच है तो मेरे को स्टेटमेंट फाइल करनी है। अगर सपोज मैं मिसमैच इस चक्कर में मैंने कुछ टेम्परेरी रिवर्स कर रखा है और बाद में वो क्रेडिट रिक्लेम करूंगा तब भी नीड नहीं है, अदरवाइज फाइल कर। इज सेक्शन 17(5) आईटीसी रिवर्स्ड बट क्रेडिट नोट इशूड बाय सप्लायर? ये जैसा कि हमने अपनी केस स्टडी में ऑलरेडी डिस्कस किया था, इस केस में हम क्रेडिट नोट को तो एक्सेप्ट करेंगे बट अपने जीएसटीआर 3B में उस क्रेडिट को रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम रिवर्स कर चुके हैं।
Next question is, when will the IMS feature be available in GST portal and from when will be mandatory? Well, इस केस में आपका IMS का तो जो फीचर है, जैसे कि अब अवेलेबल हो गया है, मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे हाउ टू एक्सेस वाले, वो मैंने आपको लाइव अपने खुद के GST नंबर से ही दिखाए थे। फीचर अवेलेबल है, मैंडेटरी एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, जैसे आप आज आपकी GSTR 2B है, वैसी 2B है, वैसी 3B है। बट अगर आपको स्ट्रीमलाइन करना है अपना, सपोज आपको कोई इनवॉइस करेक्शन करवानी है सामने, तो ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप रिजेक्ट करो, सामने वाला फिर अमेंड करेगा या एडिट करेगा, या फिर आपको पेंडिंग छोड़ना है कि आपके गुड्स नहीं आए तो वो भी आपको पता रहेंगे कि ये पेंडिंग पड़े हैं मेरे इनवॉइसेस। तो ये प्रोसेस आईटीसी स्ट्रीमलाइन करने के लिए अच्छा है, बट मैंडेटरी कुछ नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिए जाएंगे और नॉर्मल जैसे आज चल रहा है वैसे ही सब कुछ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट आइसगेट डेटा रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने बताया कुछ डॉक्यूमेंट्स आईएमएस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, उसमें से आइसगेट वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके आईएमएस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली जीएसटीआर 2B का पार्ट बनेंगे। अगर फाइल आईएफएफ देन विल इट बी अवेलेबल इन आईएमएस ऑफ बायर? हाँ जी, जैसे कि आपका जीएसटीआर 1 है, अगर आईएफएफ में भी कोई डॉक्यूमेंट सेव जैसे ही हो जाता है वो आपके आईएमएस का पार्ट बन जाए। यही क्वेश्चन थे कमल जी। कवर हो गया। सर थैंक यू सो मच। एंड लोगों के अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग अभिषेक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक जी अपना नंबर आप चैट में एक बार डाल दीजिए। करण आपके पास है तो स्क्रीन पे है, हाँ मैं स्क्रीन शेयर स्क्रीन दे दीजिए। फर्दर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज है अगर, या आपके कस्टमर की कोई क्वेरीज है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं अभिषेक जी से। एंड बिजी के अंदर हमने आप लोगों को दिखाया कि वेरी सून वी आर गोइंग टू गिव दिस फीचर, देन वी विल कम अप विद एन अनदर वेबिनार जिसमें हम बिजी का फ्लो आप लोगों के साथ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे इन आवर एक्सपर्ट सीरीज, जिसमें हम कोई एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे और आप लोगों को एजुकेट करेंगे। फॉर द टुडे सेशन थैंक्स अगेन एंड सी यू सून। थैंक यू कमल जी, थैंक यू करण। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू।